नोट्स वैसे तो सीटेट परीक्षा के लिए हैं, पर मुझे लगता है इनमें बच्चों के सीखने और बड़े होने की प्रक्रिया पर इतनी दिलचस्प बातें हैं कि कोई भी इससे कुछ सीख सकता है। बिल्कुल। हमारा इरादा है कि नोट्स को जरा गहराई से देखें और वो जरूरी सोचने वाली बातें निकालें जिनसे बाल विकास की एक मोटी मोटी तस्वीर बन सके। तो शुरू करें? हाँ हाँ जरूर। बच्चे सीखते कैसे हैं, उनका नजरिया कैसे बनता है, ये समझना वाकई में बहुत अहम है। चाहे आप टीचर हों, पेरेंट हों या बस कोई भी जो बच्चों के बारे में जानना चाहता हो। ये नोट्स हमें बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलते हैं, मतलब वृद्धि और विकास में क्या फर्क है, वहां से शुरू करके सीखने के जो बड़े सिद्धांत हैं वहां तक जाते हैं। हाँ, तो सबसे पहले यही देखते हैं, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट। नोट्स इनमें साफ फर्क बताते हैं। अभिवृद्धि मतलब शरीर का बढ़ना, लंबाई, वजन। जी, शरीर का आकार, बनावट, उसका बढ़ना, ये बाहरी बदलाव है और नोट सही कहते हैं। एक उम्र के बाद ये थम जाता है। और विकास? विकास, हाँ, इससे कहीं ज्यादा है। वो सिर्फ शरीर तक नहीं रुकता, उसमें मानसिक, सामाजिक, इमोशनल और बौद्धिक, मतलब हर तरह की परिपक्वता शामिल है और ये जीवन भर चलता है। अभिवृद्धि तो रुक जाती है पर विकास चलता रहता है। अच्छा। इसका रूप अंदरूनी भी है, जैसे हमारी सोच का बदलना, और बाहरी भी, जैसे हम भाषा कैसे इस्तेमाल करते हैं। नोट्स में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि अभिवृद्धि होने से विकास हो ही जाए, ये जरूरी नहीं। जैसे वजन बढ़ गया तो जरूरी नहीं कि बुद्धि भी बढ़ जाए। एकदम सही, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। दोनों जुड़े हैं, पर एक चीज होने का मतलब दूसरा अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। और एक बात, विकास को मापना भी मुश्किल है। मतलब लंबाई या वजन तो इंच या किलो में नाप लेंगे, पर कोई कितना सोशल हुआ है या नैतिक रूप से कितना परिपक्व है, इसे कैसे नापेंगे? हाँ, ये बात तो है। पर नोट्स ये साफ करते हैं कि विकास मात्रात्मक भी हो सकता है, मतलब जिसे थोड़ा बहुत आंकड़ों में देख सकें, और गुणात्मक भी, यानी गुणों में बदलाव आना। तो दोनों तरह का है ये। ठीक है, ये तो ही बुनियाद। अब आते हैं विकास के कुछ जरूरी सिद्धांतों पर। नोट्स में विकास की दिशा का सिद्धांत का जिक्र है। ये कहता है कि विकास का एक पैटर्न है, सिर से पैर की तरफ। उसे क्या कहते हैं? मस्तकाधुमुखी। हाँ, मस्तकाधुमुखी या सेफेलोकॉर्डल, और दूसरा है केंद्र से बाहर की तरफ, समीप दुराभिमुख। समीप दुराभिमुख, प्रॉक्सिमो डिस्टल। ये सुनने में थोड़े भारी शब्द हैं, पर आइडिया तो दिलचस्प है। हाँ, और ये क्रम समझना जरूरी है। ये दिखाता है कि विकास ऐसे ही बेतरतीब ढंग से नहीं होता, एक सिस्टम है। जैसे वो समीप दुराभिमुख वाला है, उसका मतलब है कि बच्चा पहले अपने धड़, मतलब शरीर के बीच के हिस्से पर कंट्रोल पाता है, फिर बाहों पर, फिर हाथों पर, और सबसे आखिर में उंगलियों से कोई बारीक काम करना सीखता है। अच्छा, जैसे कंट्रोल अंदर से बाहर फैल रहा हो। बिल्कुल, यूं समझिए। तो क्या हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चा आगे क्या सीखेगा? मतलब एक क्रम पता चल गया तो? काफी हद तक ये हमें एक सामान्य ढांचा देता है। हाँ, हर बच्चे की रफ्तार थोड़ी अलग हो सकती है, पर पैटर्न अमूमन यही रहता है। ये जानने से पेरेंट्स और टीचर्स को ये समझने में मदद मिलती है कि किस उम्र में बच्चे से क्या उम्मीद रखना ठीक है और कहाँ शायद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब जरा विकास की अवस्थाओं पर भी एक नजर डालें। नोट्स में कई अवस्थाएं बताई हैं, जैसे जन्म से पहले की, फिर शैशवावस्था यानी इन्फेंसी, जन्म से 2 साल तक। हाँ, और फिर पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, जो 2 से 6 साल तक होती है। शैशवावस्था में तो बच्चा पूरी तरह निर्भर होता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये पूर्व बाल्यावस्था, जिसे नोट्स टॉय एज कह रहे हैं, यहाँ बच्चा नकल करके सीखता है। हाँ, और बहुत सवाल पूछता है। जी हाँ, ये अवस्थाएं सिर्फ उम्र के नंबर नहीं है। हर स्टेज में बच्चे के सोचने का, सीखने का, दुनिया से जुड़ने का तरीका अलग होता है। जैसे आपने कहा, पूर्व बाल्यावस्था में नकल और जिज्ञासा, ये सीखने के बड़े तरीके हैं। जी। तो ये हमें क्या बताता है? यही कि उन्हें सिखाने के लिए खेलकूद, एक्टिविटी और उनके सवालों को बढ़ावा देना कितना जरूरी है। सही कहा। ये सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि बच्चों के साथ कैसे पेश आएं, उसका तरीका भी बताती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं सीखने और बुद्धि से जुड़े कुछ बड़े नामों और उनके आइडियाज पर। थॉर्नडाइक का नाम है नोट्स में, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर। हाँ, एडवर्ड थॉर्नडाइक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। उनका मानना था कि हम कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर धीरे धीरे सीख जाते हैं। कोई उत्तेजना होती है, मतलब स्टिमुलस, हम उस पर प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स देते हैं, और बार बार ऐसा होने से कनेक्शन
एक बंधन बन जाता है। हाँ, और उनके 3 नियम भी दिए हैं नोट्स में। अभ्यास का नियम, जी अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। सीधी सी बात, जितना अभ्यास करेंगे उतना सीखेंगे। दूसरा तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, मतलब अगर सीखने वाला तैयार है शारीरिक और मानसिक रूप से, तो सीखना जल्दी और असरदार होगा। और तीसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या है? ये बहुत दिलचस्प है। अगर किसी काम को करने का नतीजा अच्छा मिलता है, संतोषजनक होता है, जिसे हम पुरस्कार कह सकते हैं, तो हम उस काम को दोबारा करना चाहते हैं और वो सीखना मजबूत होता है। और अगर नतीजा बुरा होता है, असंतोषजनक मतलब सजा जैसा, तो हम उस काम से बचते हैं। ये नियम बताता है कि फीडबैक और परिणाम सीखने के लिए कितने जरूरी हैं। अच्छा, पुरस्कार और दंड वाली बात इसी से जुड़ी है। हाँ, काफी हद तक। फिर पेवलव का भी जिक्र है, वो कुत्तों वाला मशहूर प्रयोग, घंटी बजती थी, खाना आता था। हाँ, इवान पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन यानी क्लासिकल कंडीशनिंग, घंटी कंडीशनड स्टिमुलस और भोजन अनकंडीशनड स्टिमुलस को जोड़ा गया और कुत्ते ने सिर्फ घंटी की आवाज पर ही लार बहाना, रिस्पॉन्स सीख लिया। नोट्स में एक और टर्म है उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। हाँ, इसका मतलब है कि जब कोई एक चीज के लिए प्रतिक्रिया करना सीख लेता है, तो वो मिलती जुलती चीजों पर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे पेवलव के प्रयोग में कुत्ता शायद थोड़ी अलग तरह की घंटी की आवाज पर भी लार बहाने लगता। अच्छा, तो ये सिर्फ उसी एक घंटी तक सीमित नहीं रहता? नहीं, ये फैल जाता है। ये बताता है कि हम कैसे एक स्थिति में सीखी हुई चीज को दूसरी मिलती जुलती स्थितियों में भी इस्तेमाल करने लगते हैं। कई बार तो बिना सोचे समझे हमारी पसंद, नापसंद, हमारे डर, बहुत कुछ इससे प्रभावित होता है। अब हम आते हैं उन पर जिनका शायद सबसे ज्यादा जिक्र होता है जब हम बच्चों की सोच की बात करते हैं, जीन पियाजे। हाँ, पियाजे, उनका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और उनकी सबसे बड़ी बात तो यही लगती है कि बच्चे सिर्फ सुनते या देखते नहीं, बल्कि वो खुद अपनी समझ बनाते हैं दुनिया की। एक्टिव लर्नर्स हैं। बिल्कुल, और ये भी कि बच्चों की सोच बड़ों से सिर्फ कम नहीं होती, बल्कि अलग तरह की होती है। ये बहुत क्रांतिकारी विचार था उस समय। हाँ, उन्होंने अनुकूलन की बात की, जिसमें 2 चीजें हैं, आत्मसात्करण, एसिमिलेशन, जी एसिमिलेशन, यानी जब कोई नई जानकारी मिलती है तो उसे अपनी मौजूदा समझ या स्कीमा में फिट कर लेना। और दूसरा समायोजन, समायोजन, अकोमोडेशन, जब नई जानकारी इतनी अलग हो कि पुरानी समझ में फिट ना हो पाए, तो हमें अपनी सोच या स्कीमा को बदलना पड़ता है। ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। ये लगातार चलता रहता है। और पियाजे की वो अवस्थाएं जिसे नोट्स में जिक्र है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, प्री ऑपरेशनल स्टेज, करीब 2 से 7 साल। इसमें बच्चे वो वस्तु स्थायित्व सीख जाते हैं, मतलब चीज आंखों से ओझल हो जाए तो भी वो है। पीकाबू इसीलिए मजेदार होता है शायद। हाँ बिल्कुल, ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी उम्र में आता है। लेकिन इस स्टेज में बच्चे, जैसा नोट्स कहते हैं, अपरिवर्तनीयता नहीं समझ पाते, इरिवर्सिबिलिटी। वो पानी वाला उदाहरण, एक चौड़े ग्लास से पानी लंबे ग्लास में डालो तो उन्हें लगता है पानी ज्यादा हो गया। हाँ, क्योंकि वो मानसिक रूप से उस क्रिया को उलट कर नहीं देख पाते कि पानी वापस चौड़े ग्लास में डालेंगे तो उतना ही रहेगा। इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। यहाँ तर्क आने लगता है। हाँ, यहाँ तार्किक सोच विकसित होती है, लेकिन ठोस चीजों के बारे में। वो चीजों को ग्रुप में बांटना, क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं और संरक्षण, कंजर्वेशन का सिद्धांत समझने लगते हैं। मतलब आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। पियाजे का काम हमें यही सिखाता है कि बच्चों को उनकी उम्र और समझ के हिसाब से ही सिखाना चाहिए। बहुत जल्दी उनसे एब्स्ट्रैक्ट बातें करने का फायदा नहीं। जी, कोहलबर्ग, उन्होंने नैतिकता के विकास के 3 स्तर बताए। पहला है पूर्व परंपरागत, प्री कन्वेंशनल। इसमें नैतिकता का मतलब होता है सजा से बचना या इनाम पाना, या फिर वो जैसे को तैसा वाली बात। हाँ बिल्कुल, सही गलत का फैसला बाहरी परिणामों पर टिका होता है। सजा मिलेगी या इनाम, या फिर अपनी जरूरत पूरी हो रही है या नहीं। और दूसरा स्तर परंपरागत, कन्वेंशनल स्तर। यहाँ नैतिकता समाज के नियमों और उम्मीदों पर आधारित होती है। दूसरों की नजर में अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनना, या फिर समाज के कानून और व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी माना जाता है। ज्यादातर लोग इसी स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन नोट्स में ये भी लिखा है कि कोलबर्ग की आलोचना भी हुई है। हाँ, उनकी आलोचना हुई है, जैसे कि उन्होंने शायद अलग अलग कल्चर के फर्क को उतना महत्व नहीं दिया।
और उनके सैंपल में ज्यादातर पुरुष थे, तो जेंडर के नजरिए पर भी सवाल उठे। ये याद रखना जरूरी है कि ये सिद्धांत एक तरह के मॉडल्स हैं, कोई पत्थर की लकीर नहीं। हर कोई बिल्कुल ऐसे ही नहीं सोचता। हाँ, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा, अब आते हैं लेव वाइगोत्स्की पर, एक और बड़ा नाम। उनका सिद्धांत कहता है कि सीखना अकेले में नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के साथ बातचीत में होता है। ये पियाजे से अलग है ना? पियाजे तो मानते थे पहले विकास होता है फिर सीखना। बिल्कुल अलग नजरिया है। वाइगोत्स्की मानते थे कि सामाजिक अंतःक्रिया यानी दूसरों के साथ बातचीत पहले होती है और वही विकास को आगे बढ़ाती है। उनके लिए सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। वाइगोत्स्की के कुछ खास विचार हैं, जैसे वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। हाँ, ZPD ये वो दायरा है जहाँ बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर सकता, लेकिन किसी ज्यादा जानकार व्यक्ति, चाहे वो टीचर हो, पेरेंट हो या कोई साथी बच्चा हो, उसकी मदद से कर सकता है। सीखना इसी दायरे में सबसे अच्छा होता है। और वो निजी भाषा वाली बात, प्राइवेट स्पीच, बच्चे जो खुद से बात करते हैं। हाँ, पियाजे सोचते थे ये बस बचपना है जो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि ये खुद से बात करना बहुत जरूरी है। ये बच्चों का तरीका है खुद को गाइड करने का, अपनी सोच को ऑर्गेनाइज करने का। अच्छा, ये बाद में मन की आवाज बन जाता है, जिसे हम आंतरिक भाषा कहते हैं। वाइगोत्स्की के लिए भाषा सिर्फ बात करने का टूल नहीं बल्कि सोचने का औजार है, और ये समाज से ही विकसित होती है। भाषा की बात चलिए तो नोम चॉम्स्की का भी जिक्र है नोट्स में। जी, चॉम्स्की। उनका कहना था कि भाषा सीखने की क्षमता हमारे अंदर जन्म से होती है, जैसे दिमाग में कोई डिवाइस लगी हो, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। हाँ, चॉम्स्की का नजरिया ज्यादातर जैविक है। वो मानते थे कि हम सब एक यूनिवर्सल ग्रामर के साथ पैदा होते हैं जो हमें किसी भी भाषा के नियम सीखने में मदद करता है। तो ये वाइगोत्स्की और चॉम्स्की के विचार भाषा को लेकर काफी अलग दिशाओं में जाते हैं। एक समाज पर जोर दे रहा है, दूसरा हमारी अंदरूनी बनावट पर। हाँ, ये भाषा सीखने की पहेली के दो अलग अलग पहलू दिखाते हैं। शायद सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। भाषा का विकास शायद इन दोनों का मिला जुला नतीजा है। ठीक है, इन सब सिद्धांतों को समझने के बाद अब जरा शिक्षा के प्रैक्टिकल पहलुओं पर आते हैं। नोट्स में बाल केंद्रित शिक्षा की बात है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। हाँ, जॉन डीवी इसके बड़े समर्थक थे। इसका मतलब यही है कि शिक्षा बच्चे के लिए हो, उसकी रुचियों, उसकी जरूरतों को ध्यान में रखकर। भारत में गीजूभाई बधेका का नाम आता है इससे जुड़ा हुआ। जी, डीवी ने शिक्षा को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया कहा था, जिसमें टीचर, बच्चा और पाठ्यक्रम तीनों अहम है। इसी से जुड़ी है प्रगतिशील शिक्षा की सोच, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। ये रटने के बजाय करके सीखने पर जोर देती है, लर्निंग बाय डूइंग। मतलब बच्चा सिर्फ सुने नहीं, एक्टिव रहे, प्रॉब्लम सॉल्व करे। बिल्कुल, अनुभव से सीखे, एक्टिव पार्टिसिपेंट बने, सिर्फ पैसिव रिसीवर नहीं। और इसी सोच की झलक मुझे लगता है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी NCF 2005 में भी दिखती है। नोट्स में इसका काफी जिक्र है। हाँ, NCF 2005 एक बहुत बड़ा कदम था। इसने रटने वाली पढ़ाई को सिरे से नकारा और ज्ञान को स्कूल की चारदीवारी से बाहर असल जिंदगी से जोड़ने की बात की। जी, और परीक्षाएं ऐसी हों जो रट्टा नहीं, समझ को परखें। और टीचर की भूमिका बदली, वो ज्ञान का दाता नहीं बल्कि एक सहायक, एक सुगमकर्ता, फैसिलिटेटर है। NCF ने सीखने के कई तरीकों को बढ़ावा दिया, करके सीखना, देखना, ग्रुप में काम करना। और बहुभाषिकता मतलब क्लास से कई भाषाएं होना, इसे एक समस्या नहीं बल्कि एक संपत्ति, एक रिसोर्स माना। ये बहुत जरूरी बदलाव था सोच में। हाँ, और ये भी कि मूल्य या वैल्यूज भाषण देकर नहीं सिखाए जा सकते, उसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। बिल्कुल, सम्मानजनक, सकारात्मक माहौल। और सिर्फ जानकारी बटोर लेना ज्ञान नहीं है, उसे समझना और इस्तेमाल करना ज्ञान है। NCF का ये सार था। NCF 2005 के बाद अब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 का भी जिक्र है। इसका वो 5+3+3+4 वाला ढांचा। हाँ, और अनुभवात्मक सीखने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर। ये सब उसी प्रगतिशील दिशा में आगे बढ़ने की कोशिशें हैं, शिक्षा को और लचीला और प्रैक्टिकल बनाने की। सही। अच्छा, सीखने सिखाने की बात हो रही है तो मूल्यांकन यानी असेसमेंट भी जरूरी है। नोट्स में पोर्टफोलियो का जिक्र है, ये क्या होता है? पोर्टफोलियो एक तरह का फोल्डर या कलेक्शन होता है। इसमें एक तय समय में बच्चे ने जो भी काम किया है उसके सैंपल रखे जाते हैं। जैसे उसकी कोई ड्राइंग हो सकती है, कोई लिखी हुई कहानी, कोई प्रोजेक्ट या टीचर के नोट्स की उसने कैसे तरक्की की।
तो ये सिर्फ परीक्षा के नंबरों से अलग है। हाँ, बहुत अलग। ये बच्चे की पूरी प्रक्रिया दिखाता है, उसने क्या सीखा, कैसे सीखा, कहाँ मुश्किल आई, कहाँ सुधार हुआ। ये ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है मूल्यांकन का, बाल केंद्रित मूल्यांकन। और सीखने को मजेदार बनाने के लिए वो टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। हाँ, टीचिंग एड्स, नोट्स में जिक्र है प्रक्षेपी प्रोजेक्टिव जैसे स्लाइड, फिल्म स्ट्रिप, और अप्रक्षेपी नॉन प्रोजेक्टिव जैसे ब्लैक बोर्ड, चार्ट, मॉडल। इनका क्या रोल है? ये सीखने को सिर्फ सुनने या पढ़ने तक सीमित नहीं रखते। इनसे बच्चे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट है तो मॉडल या चार्ट से समझना आसान हो जाता है। ये सीखने को ज्यादा एंगेजिंग और यादगार बनाते हैं, और ये NCF और NEP के करके सीखने और अनुभवात्मक सीखने के विचारों से भी जुड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, नोट्स में कुछ और छोटे छोटे पर जरूरी पॉइंट्स भी हैं, जैसे IQ निकालने का फॉर्मूला, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। जी हाँ, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला, और उसका वर्गीकरण भी दिया होता है, जैसे 140 से ऊपर प्रतिभाशाली। पर क्या IQ ही सब कुछ है? मतलब क्या यही इंटेलिजेंस का अकेला पैमाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। IQ टेस्ट मुख्य रूप से तार्किक और भाषाई क्षमता को मापते हैं, लेकिन बुद्धि के और भी कई रूप हैं, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी, सोशल स्किल्स, जिन्हें अकेला IQ स्कोर नहीं पकड़ पाता। तो इसे बच्चे की पूरी काबिलियत का सर्टिफिकेट नहीं मान लेना चाहिए। एक और जरूरी मुद्दा उठाया है नोट्स ने, जेंडर का। इसे एक सामाजिक संरचना कहा गया है, सोशली कंस्ट्रक्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लड़के और लड़कियों से जो उम्मीदें रखी जाती हैं, जो भूमिकाएं उन्हें सौंपी जाती हैं, वो ज्यादातर समाज बनाता है, प्रकृति नहीं। ये मान्यताएं सीखी और सिखाई जाती हैं। इसीलिए क्लासरूम में टीचर के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो लैंगिक पूर्वाग्रह यानी जेंडर बायस ना रखें, लड़के लड़कियों में भेद न करें, सबको बराबर मौके दें। सोचने के तरीकों पर भी बात है, अभिसारी और अपसारी चिंतन, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग। हाँ, अभिसारी सोच मतलब एक समस्या का एक सही जवाब ढूंढना, जैसे गणित के सवाल का जवाब, ये जरूरी है। और अपसारी सोच होती है जब हम एक ही समस्या के कई अलग अलग नए नए समाधान सोचते हैं। इसमें कल्पना लगती है, कुछ नया सोचने की क्षमता। क्रिएटिविटी इसी से जुड़ी है? हाँ, सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी का गहरा संबंध अपसारी चिंतन से है। आजकल शिक्षा में दोनों तरह की सोच को बढ़ावा देने की बात होती है। और आखिर में कुछ अधिगम अक्षमताओं का जिक्र है, लर्निंग डिसेबिलिटीज, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया। जी, डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में दिक्कत, डिस्ग्राफिया यानी लिखने में दिक्कत। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बच्चों की बुद्धिमानी में कमी की वजह से नहीं होती, ये न्यूरोलॉजिकल फर्क है। उनके दिमाग की वायरिंग थोड़ी अलग तरह से काम करती है। तो उन्हें डांटना या आलसी समझना गलत है? बिल्कुल गलत। उन्हें जरूरत होती है सही पहचान की, और फिर खास तरह की मदद और सिखाने के तरीकों की। तो इन सारे नोट्स को खंगालने के बाद एक बात तो साफ लगती है कि बच्चे का विकास और सीखना ये कोई सीधी सपाट सड़क नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत उलझी हुई कई परतों वाली प्रक्रिया है, जिस पर न जाने कितनी चीजों का असर पड़ता है। हमारे जीन, हमारा माहौल, समाज, संस्कृति, हमारे अपने अनुभव। बिल्कुल सही कहा। थॉर्नडाइक की बिल्ली से लेकर पियाजे के बच्चों के सवालों तक, वाइगोत्स्की के सामाजिक दायरे से चॉम्स्की के भाषा के जादू तक, हर सिद्धांत ने इस बड़ी पहेली का एक छोटा सा हिस्सा समझने में हमारी मदद की है। और NCF 2005 हो या NEP 2020, ये कोशिशें इसी समझ को जमीन पर उतारने की हैं। ऐसी शिक्षा बनाने की जो बच्चे को समझे, उसे आगे रखे, उसे अनुभव से सीखने दे। बिल्कुल। तो इतनी सारी बातचीत और जानकारी के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये सब जानने के बाद कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या हमारे रोजमर्रा के जीवन में बच्चों के साथ हमारे बर्ताव में, उनसे बात करने के तरीके में या उन्हें कुछ सिखाने के ढंग में कोई बदलाव आ सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।